हेलो एवरीवन। तो आज हम आ गए हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नंबर 5 पर, जहां हम डिस्कशन करने वाले हैं इंटीग्रेशन पर। हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर बात की थी डिफरेंशिएशन पर, और उस पर बेस्ड हमने डिफरेंशिएशन के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। ओके, तो आज हम शुरू करेंगे इंटीग्रेशन को। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने कॉपी पेन निकालें और नोट करना स्टार्ट करें। तो शुरू करते हैं हम आज के लेक्चर को इंटीग्रेशन से। तो पिछली क्लास में हमने डिफरेंशिएशन की बात की थी। आज उसी का एक रिवर्स प्रोसेस हम अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ पर ये हमने एक्स एक्सिस लिया और ये वाई एक्सिस लिया। अब इंटीग्रेशन में बेसिकली जो काम हमने डिफरेंशिएशन में किया था, उसका ठीक रिवर्स प्रोसेस आज हमको किस में करना है, इंटीग्रेशन के अंदर करना है। डिफरेंशिएशन के अंदर हमने डिफरेंस और डिवीजन कैलकुलेट किया था। आज हम डिफरेंस का अपोजिट मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंस का अपोजिट एडिशन और डिवीजन का अपोजिट मल्टीप्लिकेशन, इस प्रोसेस के थ्रू हम इंटीग्रेशन को फॉलो करने वाले हैं। इंटीग्रेशन हमारी क्या हेल्प करता है? तो जनरली हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है, डिस्टेंस बिटवीन दी टू पोजीशन या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी टू पार्टिकल्स। हमने वेलोसिटी के बारे में स्टडी किया है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम इसको कर सकते हैं v इंटू डी टी। इनिशियल टाइम हमारे पास कुछ होगा, फाइनल टाइम हमारे पास कुछ होगा। इनिशियल टाइम में हमने v स्पीड से चलना शुरू किया और कुछ देर तक हम चलते रहे, तो इस दौरान हम टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर सकते किए हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो उसी का जो पार्ट है हमारा है ये इंटीग्रेशन हम शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक कर्व है, एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो यहाँ पर x के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे इतने और y वाले कोऑर्डिनेट इतने। तो आपको अगर बोला जाए कि इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ये एरिया कितना कवर होता है हमारा इस ग्राफ के अंदर, तो इस एरिया को कवर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सीधा सीधा एक फॉर्मूला है, दिस एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ कर लें। ये एरिया हमको मिल जाता है इसी ग्राफ पर। अगर हमारे पास ये एरिया है, ये जो कर्व है, ये स्लोप है, यहाँ पर इस स्लोप में कितना एरिया यहाँ पर कवर किया है। ओके, तो इसको हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं और इस स्लोप के अंदर जितना भी एरिया कवर होने वाला है वो हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल का हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया मिल जाता है। लेकिन ये जो कैलकुलेशन हम यहाँ कर रहे हैं टोटल एरिया फाइंड आउट करने के लिए, ये हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ हमारे पास एक प्रॉपर शेप हो। इनके लिए हमारे पास ये फॉर्मूले हैं। अगर आपके पास आ जाता है इस तरह से कुछ कर्व और बोला जाए कि फाइंड आउट द एरिया अंडर दिस कर्व, तो यहाँ पर हम इस तरह के फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमको इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन को। ओके, बेसिकली फॉर्मूले तो हमारे इन्हीं शेप्स के लिए बने हुए हैं, ऐसे ही कुछ शेप्स हम इस कर्व पर बनाने की कोशिश करेंगे, किस तरह से हम इसे बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और फाइंड आउट करते हैं एरिया। यहाँ पर ये x है, ये y एक्सिस है, और आपके पास कुछ इस तरह से एक कर्व है। इसका आपको इस कर्व के अंदर कितना एरिया कवर हो रहा है इस ग्राफ पर, वो एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, x मान लीजिए ये लेंथ को शो करता है और y मान लीजिए किसको शो करता है, ये विड्थ को। ओके, तो लेंथ इंटू विड्थ जब जब करेंगे हमें क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। ओके,
चलिए, तो यहाँ पर इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए मुझे कोई प्रॉपर शेप चाहिए। जैसे कि आपके पास ये एक रेक्टेंगल है, अब अभी बात की हमने इसमें लेंथ इंटू विड्थ करेंगे तो हमको मिल जाएगा एरिया। ऐसी कोई भी डिज़ाइन यहाँ अपने को ड्रॉ करनी पड़ेगी, तब जाके हम इसका एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई डिज़ाइन है नहीं। ओके, ये हाइट हमको विड्थ बता रही है और ये हमको क्या बता रहा है, लेंथ। सो लेंथ का मल्टीप्लाई अगर मैं इस विड्थ से करता हूँ x इंटू वाई, तो रिजल्ट में क्या मिलना है, मुझे ये एरिया मिलना है। अब इस कर्व पर ऐसे ही कुछ डिज़ाइन बना के हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, ये जो हाइट हमें दिख रही है ये है हमारी विड्थ, ओके, और यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल है ये दिखाएगा लेंथ। तो यहाँ से हमने 2 पॉइंट लिए, यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ तक। ये जो छोटा सा लेंथ है इसको हमने बोला dx, कितना है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, ओके। और यहाँ जो हाइट आपको शो कर रही है ये है y1। ये 2 पॉइंट हमने इतने ज़्यादा नियर लिए हैं। देखो, एरिया फाइंड करने के लिए आपको यहाँ चाहिए हॉरिजॉन्टल और यहाँ चाहिए वर्टिकल। जितना यहाँ हॉरिजॉन्टल है उतना ही इसके टॉप पर चाहिए, जितना ही यहाँ वर्टिकल है उतना ही आपको यहाँ भी चाहिए, तब जाके ही आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये पूरा लेंथ चाहिए दोनों इक्वल, और इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस भी क्या चाहिए, हमको सेम चाहिए। अब ये स्ट्रेट लाइन अगर आप चाहते हैं कि 2 पॉइंट के बीच क्या मिले हमें, एक स्ट्रेट लाइन, तो इन दोनों पॉइंट का एक दूसरे के नियर होना बहुत कंपलसरी है, और साथ ही इनके बीच में कोई तीसरा पॉइंट हमको मिलना नहीं चाहिए। तो 2 पॉइंट से मिलकर जब भी हम लाइन खींचेंगे तो वो हमें एक क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ भी हम वो स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने 2 पॉइंट लिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और छोटा सा हमने एक स्ट्रिप प्रिपेयर किया यहाँ पर। अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो हाइट है ये कैसी है, ऐसी हॉरिजॉन्टल है, और इसमें कोई भी कर्व नहीं है। बट आप देख पा रहे होंगे कि जो ऊपर है ये तो अभी भी कैसा दिख रहा है, हमें कर्व दिख रहा है। हमें क्या चाहिए था, ऐसी एक स्ट्रेट लाइन इसके टॉप पर। तो इसको लाने के लिए ना इन दोनों पॉइंट को और पास में लेके आओ, ताकि ये वाला पॉइंट और ज़्यादा कहाँ आ जाए, नियर आ जाए, तब कहीं आपको ऐसी एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। फिर आप इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रिजल्ट में हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। यहाँ का एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, ये लेंथ dx इसका मल्टीप्लाई कर लिया किससे, विड्थ से, तो मुझे इस स्ट्रिप का एक एरिया यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने कंसिडर कर लिया कि ये बहुत नियर है एक दूसरे के, और कैसे लाइन बन रही है, हॉरिजॉन्टल। तो इस स्ट्रिप का एरिया फाइंड कर लिया, मुझे तो पूरे कर्व का फाइंड करना था। तो एक स्ट्रिप मैंने यहाँ कंसिडर कर ली, ये 2 पॉइंट लिए बहुत नियर, ये हो गया विड्थ और ये हो गई इसकी लेंथ। इससे इसको मल्टीप्लाई किया, ये है y2 और ये है स्मॉल डिस्टेंस dx। तो नेक्स्ट जो एरिया हमको मिला वो मिल जाएगा y2 इंटू dx। ऐसी ही अगली स्ट्रिप हमने यहाँ बना ली। अब इस पूरे एरिया को हम क्या कर रहे हैं, ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ का जो एरिया होगा, एरिया 2, ये एरिया 3, y3 इंटू dx, ओके। और इस पूरे कर्व पर जितनी भी कर्व आपको दिख रही है, ऐसी छोटी छोटी ढेरों स्ट्रिप्स हमने क्या कर ली, डिवाइड कर ली। इसका एरिया निकाला, इसका एरिया निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला, और जितने भी एरियाज आपको मिलेंगे यहाँ पर, इन सारे एरियाज को, इन सभी स्ट्रिप के अलग अलग एरियाज को हम क्या कर दें, एक साथ ऐड, ओके। तो समेशन ऑफ y n dx। अब यहाँ पर n जो है स्टार्ट होता है 1 से और एंड होता है इसका किसी नंबर से, किसी फाइनाइट नंबर पर, ओके। ऐसा कर लेते हैं, इसको हम i नेम गिवन करते हैं, क्योंकि इस कर्व पर जो n हमको मिलेगा कोई ना कोई एक फाइनाइट नंबर होगा। सो y i dx। अब i जो है चलता है 1 से और पहुंचता है कहाँ पर, n पर। आप इसके इनफाइनाइट टुकड़े भी कर सकते हैं। उन सभी पार्ट को ऐड करके आपको क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया ऑफ दिस कर्व मिल जाएगा। तो ऐसे हर बार आपको जब भी कर्व मिलेगा, उस कर्व का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिप्स
ड्रॉ करनी पड़ेगी, देन इन सभी के अलग अलग एरिया को एक साथ क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो ऐड करेंगे तो इस कर्व के अंडर कितना एरिया कवर है वो हमें मिल जाएगा। तो इन सभी को हमने ऐड कर लिया। अब इसको हम बोलते हैं, ये हमने क्या कर लिया, इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आप अलग अलग स्ट्रिप डिवाइड करें और हर स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट करके सभी को क्या कर लें, हम ऐड कर लें। ओके, तो इंटीग्रेशन में हमने शुरुआत की इस पॉइंट से और एंड किया इस पॉइंट पर। ऐसी ढेरों स्ट्रिप्स हमने क्या कर ली, डिवाइड कर ली, और देन सारे स्ट्रिप को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो फाइनली ये हमको मिल गया एरिया ऑफ दिस कर्व। ओके, और ये हमारा एक सिंबल हो गया इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक सांप की तरह, और ये इसका क्या है, डेरिवेटिव। ओके, सो इंटीग्रेशन y dx, y का मल्टीप्लाई इससे करेंगे। देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सभी एरिया को प्लस, डिफरेंशिएशन के अंदर हमने क्या किया था, डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने डिफरेंस कैलकुलेट किया था, देन डिवीजन किया था। तो डिफरेंस और डिवीजन दो काम हमने डिफरेंशिएशन के अंदर किए थे। हम डिफरेंस का ऑपोजिट क्या कर रहे हैं, सभी एरिया को कैलकुलेट करके इनका ऐड। तो डिफरेंस का ऑपोजिट क्या हो गया यहाँ पर, एडिशन। ओके, और डिवीजन का ऑपोजिट क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लिकेशन। तो जो इंटीग्रेशन है हमारा, वो इंटीग्रेशन क्या हो गया, जो आपने डिफरेंशिएशन में स्टडी किया है वो पूरा पूरा इसका क्या है, रिवर्स। शिट, एक बार में इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, जो डिफरेंशिएशन के अंदर आपने वर्क किया है वो पूरा का पूरा यहाँ पर हमें क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। वहाँ डिफरेंस और डिवीजन कैलकुलेट किया करते थे, और यहाँ उसका ठीक अपोजिट एडिशन, और हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यही हमारा क्या है, इंटीग्रेशन। तो शुरू करते हैं इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉब्लम्स को। ओके, आपको बोल दिया गया है फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन का रूल कहता है इसकी पावर कितना है, 1 है। तो x की पावर में 1 को प्लस करें और डिवाइड में क्या लिख दें, 1 + 1। जो पावर में आपने प्लस किया वो एज इट इज हमें कहाँ लाना है, डिवाइड में। इसी का हम जब डिफरेंशियल किया करते थे dy/dx ऑफ x, तो डिफरेंशिएशन में हमने उसका उल्टा वर्क किया था। जो पावर यहाँ पे था x का, उस पावर को हम पहले आगे लाते थे और पावर में -1 करते थे। पहले आगे, देन क्या करते थे, माइनस। यहाँ पे ठीक उसका रिवर्स करना है हमें। तो पहले हमने क्या किया, प्लस, देन आगे लाने के बजाय उस पूरे टर्म को हम कहाँ ले गए, डिवाइड में, जो भी इसकी पावर है। और इसका इंटीग्रेशन हो गया x²/2, और फाइनली इसमें हमें कुछ प्लस सी करना पड़ता है। जैसे किसी मटेरियल को अगर तोड़ दिया जाए तो टुकड़ों में टूट जाएगा, लेकिन वापस से प्रिपेयर करने के लिए, वैसा का वैसा बनाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा गम वगैरह, प्लास्टिक, टेप कुछ लगाना पड़ता है। तो वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो हम क्या बोलते हैं, उसको प्लस सी कर देते हैं। तो जब भी इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, लास्ट में हम क्या करेंगे, प्लस सी कर दिया करेंगे। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन का एक प्रोसेस। ठीक, डिफरेंशिएशन के ऑपोजिट। ओके, ध्यान में रखना आप इसको, किस तरह से किस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं। जैसे हमारे पास है 7x⁴, और बोला गया है इंटीग्रेट ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो 7 कांस्टेंट नंबर है, बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा x⁴ dx। तो 7 अपनी प्लेस पर, और x की पावर में हमको 4 पावर था, पहले +1 करेंगे, देन उसको कहाँ लिखेंगे हम, डिवाइड में, और लास्ट में कर देंगे प्लस सी। जब इंटीग्रेशन फिनिश हो जाएगा तो आपको इसके वापस ये सिंबल यूज नहीं करना है, इंटीग्रेशन का प्रोसेस
कंप्लीट हो चुका है। तो ये आ गया 5 नहीं 1, 7/5 और ये हो गया x⁵ प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर होगा इंटीग्रेशन के अंदर। कांस्टेंट का यहाँ भी कुछ नहीं होना है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से सीधा कहाँ चला जाएगा, बाहर चले जाएगा। क्लियर है? तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए पावर में +1 और डिवाइड में एज इट इज वो पावर आपको लिख देना है। तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बात समझ में आई आप लोगों के, किस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, चलिए और देख लेते हैं। 3x पावर 4 + 2x²। ओके, फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। करते हैं इंटीग्रेशन। तो 3 अपनी प्लेस पर है, x पावर 4 + 1 कितना हो गया 5/5 प्लस 2 x पावर 2 + 1 3 बाई क्या आ गया 3 हो गया, दोनों टर्म का इंटीग्रेशन और लास्ट में प्लस c। तो ये हो गया 3/5 x पावर 5 प्लस 2/3 x पावर 3 प्लस c। दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। चलिए अब इंटीग्रेशन आगे सॉल्व करने के लिए हम आते हैं इसके फॉर्मूले पर। सो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा होगा इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n। जब आपको मिले इंटू dx इक्वल, तो आपको ऑपरेट करना है n में +1 करके, एज इट इज उस पावर को कहाँ लिखना है, डिवाइड में। फॉर्मूला नंबर 2 इंटीग्रेशन e पावर x dx। जब भी आपको मिलेगा तो इसका इंटीग्रेशन ओनली e पावर x ही होना है। नंबर 3, अब कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका इंटीग्रेशन नहीं होता है। ओके, डिफरेंशियल जिनका होता है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो उसका रिवर्स प्रोसेस हमें यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। हमने अभी बात की है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जब हम log x का डिफरेंशियल किया करते थे तो इसको हम लिखते थे 1/x। अब इसका रिवर्स कर दो, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा, वो हो जाएगा log x। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल cos हुआ करता था लेकिन इंटीग्रेशन -cos x होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंटीग्रेशन cos x dx, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन हुआ करता था लेकिन यहां पर क्या होगा, ओनली sin x। ओके, नेक्स्ट, अब sec x की बात करते हैं तो sec x का डिफरेंशिएशन tan², तो यहां पर उल्टा tan² x का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमको, sec x। ओके, और इंटीग्रेशन ऑफ अच्छा थोड़ा सा ऑपोजिट हुआ है, थोड़ा सा इसमें फंक्शन हमने अप्लाई किया है। क्या अप्लाई किया है, हाँ, डिफरेंशियल ऑफ sec x इज इक्वल टू sec tan होता था, इसका उल्टा कर दो। सो sec ax इंटू tan x, इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होगा इंटू dx इज इक्वल टू sec x। ओके, यहां थोड़ा सा हमने गड़बड़ किया है, डिफरेंशियल ऑफ tan x इक्वल टू होता है sec² x। तो इसका रिवर्स प्रोसेस फॉलो करो, आपको sec को इधर लाना पड़ेगा, sec² x dx इक्वल टू tan x। ओके, tan का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता है। ऐसे ही बाकी भी आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे यहां पर कोसेक है तो सेक है, तो यहां पर आएगा कोसेक²
x dx इज इक्वल टू माइनस कॉट x, और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x इंटू कॉट x इज इक्वल टू माइनस कोसेक x। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं इंटीग्रेशन के अंदर, और इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से हम बाकी के इंटीग्रेशन को, आगे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चा, चलो तो ये फॉर्मूले आप लोग याद करें, हम आ रहे हैं इन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स पर। सो हमारे पास एक फंक्शन है sin x प्लस ई पावर x इंटू 1/x, और हमको बोला गया फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म। ये एल्जेब्रिक टर्म्स है हमारी, और इनका इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है। सो इंटीग्रेट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस ई पावर x प्लस 1/x, और डेरिवेटिव बन जाएगा हमारा dx। तो सब में सेपरेट कर देंगे, इंटीग्रेशन साइन x dx प्लस इंटीग्रेशन ई पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx। साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस x, ई पावर x का इंटीग्रेशन ई पावर x ही होता है, और 1/x के लिए होगा log x, और लास्ट में प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। ओके, चलिए तो आप सिंपल मेथड अप्लाई करके एल्जेब्रिक टर्म को इंटीग्रेशन हर टर्म में सेपरेट करते हुए इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है हमारे एल्जेब्रिक क्वेश्चंस, जिन्हें में हमको हर टर्म के अंदर 1 बाय 1 इंटीग्रेशन का प्रोसेस अप्लाई करना है। एक होमवर्क है आपके लिए, ये आप खुद करेंगे। चलिए एक मैं करा देता हूं, देन नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क गिवन करते हैं। सो यहां है हमारे पास x पावर 5 प्लस sec x इंटू 10x। ओके, चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन लगाते हैं x पावर 5 प्लस sec x इंटू 10x dx। इसका इंटीग्रेशन हुआ तो x पावर 6 बाय क्या हो गया 6, और sec 10 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा sec x प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। एक आपके लिए है, आप सॉल्व करेंगे cos x प्लस sec स्क्वायर x प्लस ई पावर x। इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, खुद से करेंगे। ओके, फॉलो करो इन टर्म्स को, इन प्रोसेस को, और आसानी से इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। चलिए तो इंटीग्रेशन के हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम आएंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड पर। तो डिफरेंशिएशन के अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया था। ओके, वहां कोई भी रूल नहीं था कि किसको हम u कंसीडर कर रहे हैं और किसको हम v कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा हमको फोकस करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन मेथड के ऊपर, जो कि हमारे बहुत ही काम की होने वाली है। तो लाइक हमारे पास कोई फंक्शन है x इंटू ई पावर x, दो वेरिएबल्स कहाँ है मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक को हम u कंसीडर करें और एक को हम क्या कंसीडर करें v। पर u और v हम ऐसी टर्म को कंसीडर करेंगे यहाँ पर, ठीक है, जिसमें अगर आप u की बात करें तो u एक ऐसा टर्म आप सिलेक्ट कर रहे हो, यहाँ से वेरिएबल सिलेक्ट कर रहे हो जिसका केवल इस पूरी प्रोसेस में इंटीग्रेशन के दौरान एक बार क्या होगा डिफरेंशिएशन। मीन्स जब भी डिफरेंशियल करेंगे तो आपको u ऐसी क्वांटिटी को कंसीडर करना है जिसमें वो एक या दो स्टेप के बाद क्या हो जाए कंप्लीटली फिनिश हो जाए, और हमारा इंटीग्रेशन के अंदर दो वेरिएबल की बजाय क्या बच जाए ओनली ऑन सिंगल वेरिएबल बच जाए। तो ऐसा आपको यहाँ पर सोचना होगा। तो u आप
सोच समझ कर यहाँ पर डिसाइड करें कि किसे u हमें कंसीडर करना है, क्योंकि जिसे आप v कंसीडर करेंगे वो v का बार बार क्या होगा, इंटीग्रेशन, और बार बार इंटीग्रेशन होगा। जैसे यहाँ पर हमने v e पावर x को v सिलेक्ट किया है, अगर ये v e पावर x है तो इसका इंटीग्रेशन बार बार होगा इसके अंदर, और बार बार इंटीग्रेशन होगा तो बार बार e पावर x का e पावर x e पावर x e पावर x चलते ही रहेगा। ये पूरे इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करने ही नहीं देगा, ठीक है ना। चलिए, तो आपको पहला काम तो क्या करना है, u ऐसी टर्म को, ऐसे वेरिएबल को कंसीडर करना है जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो 1 या 2 स्टेप में वो फिनिश हो जाए, या फिर ऐसा अगर ना हो तो हम वेरिएबल u जो कंसीडर कर रहे हैं वो ऐसे वेरिएबल को कंसीडर करेंगे जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता हो, उस तरह के वेरिएबल को हम u कंसीडर करेंगे। तो दोनों प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम इस रिलेशन से u और v सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई पावर x dx। अब इन दोनों वेरिएबल में से मैं एक को u कंसीडर करूंगा और एक को v। तो पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जब जब इंटीग्रेशन हम करेंगे दो वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में होने पर, उस समय हमको करना है u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, देन फाइनल इस जो होल इंटीग्रेशन के लिए हमें होल डेरिवेटिव यूज करना होगा। तो ये है हमारा फॉर्मूला जिससे हम दो वेरिएबल जो मल्टीप्लिकेशन में हैं उनको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। अब देखो, पूरे प्रोसेस के अंदर u का कहीं भी इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, यहाँ एकमात्र क्या हो रहा है, d बाई डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन के अंदर ही एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर देते हैं, और डिफरेंशिएट करने का बेनिफिट ये है कि ये टर्म या तो फिनिश हो जाएगा या फिर ऐसी टर्म यहाँ होगी जिसका इस पूरे मतलब इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, वैसी टर्म हमें यहाँ पर टेकन करना पड़ेगी। ओके, तो दोनों में से किसको हम टेकन करें, तो मेरे हिसाब में ये u बेटर रहेगा और ये v कंसीडर कर लें, क्योंकि इसको u बनाया मैंने e पावर x को, तो e पावर x, इसके अंदर e पावर x डिफरेंशियल करेंगे तो वापस से e पावर x, यहाँ x रखेंगे तो x पावर 2/2 हो जाएगा। अब जो वेरिएबल x e पावर x के टर्म में था, यहाँ आके वो बन गया e पावर x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। फंक्शन छोटा होने के बजाय और बढ़ गया। अभी ये होल इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव बाकी है, तो आपको फिर से इसके अंदर इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, पहले x को u कंसिडर कर लिया और e पावर x को कंसिडर कर लिया v। अब अप्लाई कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई पावर x dx इक्वल, u कौन है, x, तो x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v e पावर x dx माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ u मीन्स x इंटीग्रेशन ऑफ v e पावर x dx और ये होल dx। इस x का तो कुछ नहीं होना है, इसका इंटीग्रेशन ओनली e पावर x होता है माइनस होल इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल ऑफ x, ये तो 1 हो गया, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1 होता है, हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। e पावर x का इंटीग्रेशन ओनली e पावर x। देखो, जो वेरिएबल यहाँ e के साथ मल्टीप्लिकेशन में था वो पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, बचा क्या है, मात्र e पावर x और इसका इंटीग्रेशन हमें आता है माइनस, अब ये बचा होल इंटीग्रेशन e पावर x dx। एक बार और इंटीग्रेशन करना है हमें e पावर x माइनस इसका एक बार और इंटीग्रेशन किया तो क्या मिला हमें, ओनली e पावर x प्लस कर देंगे c को, यहाँ से e पावर x कॉमन ले लें, तो e पावर x कॉमन लिया हमने, तो बचा है हमारे पास x माइनस 1 प्लस c। ओके, अगर मैं x यहाँ e पावर x को इधर और x को इधर लेता तो यहाँ जो डिफरेंशियल इसका e पावर x का मैं डिफरेंशियल करता तो e पावर x बनता, और इस यहाँ पर x होता, x का इंटीग्रेशन करता तो वो x स्क्वायर क्या बनता 2। अब देखो, ये इंटीग्रेशन अभी जिंदा है, ये डेरिवेटिव जिंदा है, इसका मतलब इसका फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। और हमने शुरुआत किससे की थी, इससे, x पावर 1 e पावर x से। अब कौन आ गया, x पावर 2 e पावर x। तो ये गलती आप नहीं करें, u को सोच समझकर ही कंसिडर करेंगे हम।
ठीक है, तो समझ में आई बात। u वो वेरिएबल होगा जिसका इंटीग्रेशन के अंदर एक बार क्या करना है, डिफरेंशियल। अगर मान लो यहाँ पावर 2 भी होती तो एक बार और हम अंदर कर लेते उसको, तो वो हमें आसानी से एक या दो स्टेप में क्या होना चाहिए, फिनिश होना चाहिए। एक बार डिफरेंशियल किया तो एक बार में खत्म हो गया। यहाँ अगर x पावर 2 भी होता तो एक बार 2x बनता, अगली बार फिर से x1, ये जो x बचा है ये 1 हो जाता, तो ये 1 स्टेप में खत्म हो जाता या फिर 2 स्टेप तक चला जाता। लेकिन कम से कम 2 या 3 स्टेप में खत्म हो जाए, वही आप u यहाँ पर कंसिडर करेंगे। बेवजह किसी फंक्शन को आप u कंसिडर ना करें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। चलिए अगली प्रॉब्लम पर चलते हैं, और अगली प्रॉब्लम हमारे पास है, क्या हुआ, सॉरी, हम लेते हैं x log x को, ओके, और इंटीग्रेट करते हैं इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पर, या तो आप u x को कंसिडर करें या u हम किसको कंसिडर करें, log x को। अब x को भी कंसिडर कर सकते हैं, डिफरेंशियल में एक स्टेप के बाद फिनिश हो जाएगा। लेकिन क्या आपको log x का इंटीग्रेशन आता है, नहीं आता है, तो यहाँ पर हमें पहले किसको कंसिडर करना होगा, u log x को, क्योंकि log x का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता, इसका रिवर्स प्रोसेस होता है 1/x इक्वल टू log x। लेकिन क्या log x का कोई इंटीग्रेशन है, हमारे पास वो इंटीग्रेशन नहीं है। इसीलिए अब हम हमारे u को कंसिडर करेंगे log, और v कंसिडर करेंगे किसको, x को, और करते हैं इसका इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx, तो u एज इट इज, ये log x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ कौन, log x मतलब u, फिर से इंटीग्रेशन x dx, और ये होल dx होल इंटीग्रेशन के लिए। ये log x अपनी प्लेस पर है, इनटू इस x को देखें हम तो ये x स्क्वायर क्या हो जाएगा बाय 2, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ log x क्या हो गया 1/x हो गया, ये है इनटू x स्क्वायर बाय 2, और ये आ गया आपका फाइनली होल dx। इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2। देखो log x का पूरे टर्म में कहीं भी इंटीग्रेशन नहीं हुआ, क्या हुआ, एक बार डिफरेंशियल, और वो बन गया 1/x। इस x से आप इस x को कट कर लें, ये उठा के आगे ले आए, तो x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस होल इंटीग्रेशन, और यहाँ बचा आपके पास 1/2, तो कांस्टेंट है बाहर x dx। एक बार इंटीग्रेशन और करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये होल इंटीग्रेशन जिंदा है, तो जब तक होल इंटीग्रेशन जिंदा है तब तक आपको इंटीग्रेशन करते रहना है। 1/2, इसका इंटीग्रेशन हुआ कितना, x स्क्वायर बाय 2 प्लस क्या करेंगे c, जहां इंटीग्रेशन खत्म प्लस c लगा दो। ये है देखो x स्क्वायर बाय 2 दोनों जगह है, कॉमन ले लिया, x स्क्वायर बाय 2 बाहर, ये हो गया log x माइनस 1/2। और सॉल्व करना चाहे तो 2 का एलसीएम ले लो, और क्या होगा, सो x स्क्वायर बाय एलसीएम लिया तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और यहाँ बचा 2 log x माइनस 1, 2 log x माइनस 1, ओके, प्लस c। This is the integration of two function when two functions are in multiplication, okay। जब मल्टीप्लिकेशन में होंगे आपको यही प्रोसेस इसके अंदर फॉलो करनी है, ठीक है बच्चों। एक वर्क आपके लिए, फाइंड आउट करें, फाइंड इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और वह होगा इंटीग्रेशन ऑफ x sin x, ओके, dx। इसे आपको इंटीग्रेट करना है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगा के, या ये यूवी मेथड अप्लाई करके। इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन भी हम बोलते हैं। ये मान लो आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये वाला आपका सेकंड फंक्शन हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन भी आप इसमें इसको बोल सकते हैं। यहाँ हमने u और v
इसमें यूज़ किया है। तो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस के लिए हमको ये वर्क करना है। अब आते हैं हम डिवीज़न प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए। तो डिवीज़न में हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब दो वेरिएबल हमारे कहाँ हो, एक दूसरे के डिवीज़न में हो। तो डिवीज़न मेथड को सॉल्व करने के लिए ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है और वो है 1/x इंटू लॉग एक्स, और बोला गया फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डिवीज़न को सॉल्व करने के लिए हमको जाना होगा एक अनदर मेथड पर, और यहाँ इन दोनों में से हम किसी एक फंक्शन को कंसीडर करेंगे एक नए वेरिएबल की टर्म में। या तो आप x को कंसीडर करें या log x को कंसीडर करें। दो वेरिएबल है हमारे पास, दो फंक्शन है, एक x है दूसरा log x। तो x को अगर मैं कोई नया फंक्शन t कंसीडर कर लूँ तो मुझे वहाँ पर उसका करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। और जब डिफरेंशिएशन करूँगा कि मैंने वेरिएबल को चेंज किया है, अगर वेरिएबल आपने चेंज किया है तो डेरिवेटिव भी चेंज होना चाहिए। जिस तरह से ये पूरा फंक्शन x की टर्म में आपको दिखाई दे रहा है, वैसे ही जब आप नया फंक्शन कंसिडर करोगे तो वो पूरा नए फंक्शन की टर्म में ये रिलेशन हमें मिलना चाहिए, तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। अगर मैं x को t कंसिडर कर लूँ, डिफरेंशियल करता हूँ तो ये dx इक्वल टू dt, वेरिएबल dx की जगह मैं dt रख देता हूँ, तो x की जगह तो t रखा है, log x का कुछ नहीं होना है, और dx की जगह क्या रख दिया मैंने t। अब आप देखो यहाँ वेरिएबल कौन है, t है, लेकिन यहाँ पर कौन है, x है। ये इंटीग्रेशन हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें ऐसा कुछ जुगाड़ करना है इसके अंदर जिसमें हम पूरे फंक्शन को, अगर आप t कंसीडर कर रहे हो तो पूरे फंक्शन को ही हम t की टर्म में शो कर सकें। तो x को तो आप t कंसीडर नहीं कर सकते यहाँ पर, तो बचा कौन, दूसरा ऑप्शन एकमात्र आपके पास बचा है, लेट t इज इक्वल टू log x। आप log को t कंसीडर कर लें। अब इसका हम करते हैं डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, t का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ log x। तो dt अपॉन dx इज इक्वल टू ये हो गया 1 अपॉन x। अब आपने log x को तो t कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब अगर आपका वेरिएबल t के टर्म में चेंज हो चुका है तो डेरिवेटिव को भी चेंज करो। डेरिवेटिव कौन है, ये रहा dx, ये dx कहाँ जाएगा, इस तरफ, और ये x आएगा इस तरफ, तो ये हो गया x dt इज इक्वल टू dx। तो डेरिवेटिव की जगह x dt रख देते हैं, और इस log x की जगह क्या रख देते हैं हम, इसके अंदर t पुट कर देते हैं। तो रखें इसको हम, चलिए, तो जैसे ही हमने इसको यहाँ पुट किया, इंटीग्रेशन में हमें मिला 1 अपॉन x अपनी जगह, और log x को मैंने क्या लिखा, t इंटू जो dx आपको दिख रहा है उसकी जगह x dt, ये x dt, और इस x से ये x कैंसिल, 1 अपॉन t dt मिला हमें। अब देखिए पूरा फंक्शन हमारा t में कन्वर्ट हो चुका है। अब t में कन्वर्ट है तो इसका इंटीग्रेशन आप कर लीजिए t के रिस्पेक्ट में। 1 अपॉन t का हम जानते हैं 1 अपॉन x का log x होता है, तो 1 अपॉन t का log t हो जाएगा। ओके, चलिए ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन फिनिश। लेकिन हमको क्वेश्चन गिवन था x की टर्म में, इसे वापस हमें x की टर्म में ही आंसर करना होगा। जो t था वो कितना था, log x, तो आप यहाँ पे रख दीजिए इसको, log ऑफ log x, दिस इज आवर फाइनल आंसर, प्लस CO लगा दें, ठीक है। तो डिवीजन को सॉल्व करने से पहले हमें कंसीडर करना होगा कि t हम कौन से फंक्शन को यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। तो स्पेशली इसका आपको यहाँ ध्यान देना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और इसके प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा 3x स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स क्यूब dx। ओके, ये भी डिवीजन मेथड है, इसको भी हमें डिवीजन मेथड की हेल्प से ही सॉल्व करना है। तो अब आप इसमें से किसी एक को क्या कंसीडर करें, t कंसीडर करें।
और t कंसीडर करके इस डिवीजन मेथड को सॉल्व करें। तो अगर हम एक्स स्क्वायर को t कंसीडर करें तो 2x आएगा डिफरेंशियल करने पर। ओके, तो ये वाली वैल्यू हम t शो नहीं कर पाएंगे, तो एक्स स्क्वायर को हम कंसीडर नहीं कर सकते। एक्स क्यूब को अगर मैं t कंसीडर करूं तो ये 4 प्लस टी क्यूब हो जाएगा, और 4 प्लस टी क्यूब वाला कोई भी फॉर्मूला हमारे पास नहीं है ना। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमने फॉर्मूला स्टडी किए हैं उन फॉर्मूलों में आप कुछ फॉर्मूला ये भी ऐड कर लें। एक फॉर्मूला ये भी होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये होगा हमारा tan इनवर्स के लिए। जब जब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स x। ओके, चलिए तो आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो हमने यहां कंसीडर किया लेट 4 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, और उसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये जो 4 है ये तो 0 हो जाएगा, और x क्यूब हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब हमको डेरिवेटिव भी चेंज करना है, तो dx को इधर लाओ, 3t को इधर भेज दो, dx इक्वल टू डी टी अपॉन 3x स्क्वायर। दोनों वैल्यू पुट करते हैं रिलेशन में, तो ये हमको मिलेगा 3x स्क्वायर डिवाइड बाय, इसको तो हमने t कंसीडर कर लिया है, ओके सॉरी t डन। अब ये पूरा t हो गया, और dx की प्लेस पर रख देंगे हम dt बाय 3x स्क्वायर। ओके, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो गया, मिला हमें 1/t dt, और 1/t dt का फिर से हो गया हमारा log t, और t की जगह जो कंसीडर किया उसको रख दो, तो log ऑफ t की प्लेस पे हमने पुट किया 4 प्लस एक्स क्यूब डन। तो ये फाइनल आंसर हमारा मिल गया x की टर्म में, और ये कर दिया हमने इसको इंटीग्रेट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी dx, इसको इंटीग्रेट करें। ओके, तो फिर से हम जो x प्लस बी आपको दिख रहा है इसको क्या कंसिडर कर लें हम, t इक्वल टू एक्स प्लस बी हो गए, और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स, और ये a अपनी जगह पर, और x का डिफरेंशियल तो 1 होता है, ये 1, और b का क्या हो गया कांस्टेंट 0। सो dt इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन सॉरी dt बाई डी एक्स इक्वल टू a। ओके, अब आपने फंक्शन चेंज किया तो डेरिवेटिव चेंज करो, dx उस तरफ, सो dt बाई a इज इक्वल टू क्या मिला, dx, पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन के अंदर बचा हमारे पास sin t, और यहाँ हमने पुट किया dt अपॉन e, ये तो कांस्टेंट है बाहर चले जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा आपके पास, sin t dt, और sin t का इंटीग्रेशन हमें आता है, ये हो गया 1/a इंटीग्रेशन sin t इज इक्वल टू माइनस, और ये cos at, सो माइनस 1/a और cos t की प्लेस पर फिर से हमको पुट करना होगा ax प्लस b। ओके, इसी फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं sin 3x, इंटीग्रेशन sin 3 dx कितना होगा। तो जैसे आपने फॉर्मूला अप्लाई किया यही लगा दें, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कोस आता है, ये माइनस कॉस, और जो वेरिएबल आपको यहाँ दिख रहा है देखिए यहाँ क्या था ax प्लस बी, इसका a कहाँ चला गया डिवाइड में, तो यहाँ जो 3x है इसका 3 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। अब बचा कौन, साइन, तो साइन का होता है माइनस कोस, तो ये कॉस और ये माइनस, और कितना एंगल वही 3x। डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टी मेथड। एज पर ही बेस्ड एक और प्रॉब्लम हमारे पास है, वो है cos x डिवाइड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर x।
इंटू डी एक्स। ओके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए, इसको सॉल्व करने के लिए कॉस को टी कंसिडर करेंगे तो साइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो टी रख देंगे, लेकिन वापस हम डेरिवेटिव को चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इसमें भी बेहतर है कि हम यहाँ पर लें साइन एक्स इक्वल टू टी, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशियल करूंगा तो कॉस एक्स मुझे मिल जाएगा। तो चलते हैं इसका डिफरेंशियल करते हैं। तो साइन एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो वो होगा कॉस एक्स, और ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स इस तरफ, कॉस इस तरफ, सो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन क्या आ गया, कॉस एक्स, और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। फंक्शन चेंज, डेरिवेटिव चेंज, ये हो गया ऊपर कॉस एक्स बाय 1 प्लस साइन की जगह टी और टी का स्क्वायर, और dx की प्लेस पर हम पुट करते हैं dt अपॉन कॉस एक्स, क्योंकि आपने फंक्शन चेंज किया है तो आपको मजबूरन डेरिवेटिव भी चेंज करना पड़ेगा। cos x कैंसिल, यहाँ बचता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, और 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, वो होगा tan इनवर्स टी, और जो टी था उसको वापस हम कन्वर्ट कर देंगे x की टर्म में। तो x कहाँ पर है, सॉरी टी कितना कंसिडर किया था अपन ने, साइन x, तो ये यहाँ पुट कर देंगे साइन x प्लस सी, दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, अभी तक हमने जो इंटीग्रेशन किया है एल्जेब्रिक मेथड, मतलब प्लस माइनस वाले टर्म्स के साथ, वो सॉल्व किए हैं। देन हमने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया है, और देन डिवीजन मेथड को टी फंक्शन में कंसिडर करते हुए हमने सॉल्व किया है। तो यही ऑपरेशंस हमें पूरे इंटीग्रेशन के अंदर फॉलो करने हैं। तो अभी तक जो इंटीग्रेशन आप करते आए हैं, ये हमारा इंटीग्रेशन था एक फाइनाइट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के हमारे पास दो टाइप होते हैं, फर्स्ट टाइप है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और दूसरा हमारे पास है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अभी तक जो सॉल्व किया है वो हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था। अब हम आते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पर। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करना है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर अभी तक जो आपने वैल्यू सॉल्व की है उसमें x की कोई भी फाइनाइट वैल्यू आपके पास कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर x अननोन है, यहाँ पर x अननोन है, x की कोई भी फाइनाइट वैल्यू आपके पास नहीं है। तो जैसे ही हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, x की हमें कोई ना कोई एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। लाइक ये हमारे पास कोई इंटीग्रेशन है f ऑफ x, एक फंक्शन है, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन, और हमने साथ में लगा दी है लिमिट्स a टू b। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है अंडर दिस लिमिट। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन हमको मिलेगा वो मिलेगा f ऑफ x की टर्म में, और जो लिमिट्स आपको दिख रही है ये दोनों आपको लगानी है। एक यहाँ पर हमारी होती है लोअर लिमिट, और ये होती है हमारी अपर लिमिट। सो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के अंडर ही आपको इसे सॉल्व करना है। तो फाइनली जो लिमिट्स हैं वो आपको बारी बारी से, जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन किया है उसकी जगह पर बारी बारी से दोनों ही पुट करना होगी। तो ये एफ ऑफ पहले अपर लिमिट x की प्लेस पर, क्योंकि हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है, देन माइनस करना है, और फिर इसी x की प्लेस पर ये लोअर लिमिट आपको पुट करना है a। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फाइनली एक आंसर आपको मिलेगा जो कि एक फाइनाइट वैल्यू गिवन करेगा। लाइक x का हमको इंटीग्रेशन करना है अंडर 0 to 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं तो फॉर्मूला वही जो हम लगाते आए हैं, x² 2 पावर में +1 करके डिवाइड कर लेना। इंटीग्रेशन फिनिश, लिमिट अभी जिंदा है 0 to 1। अब कॉन्स्टेंट्स का तो लिमिट कोई काम नहीं है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स तो चले जाएंगे बाहर, तो 1/2 तो बाहर चला गया, लिमिट इसके अंदर बचा है x² 0 to 1, और ये 1/2 अब जिसके रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन किया, किसके रिस्पेक्ट में किया हमने, x के रिस्पेक्ट में,
तो x की प्लेस पर पहले अपर लिमिट पुट करें और माइनस क्या कर लें, लोअर लिमिट। तो इसको सॉल्व किया तो 1² माइनस 0 1 और ये हो गया हमारा 1/2। दिस इज अवर फाइनल आंसर प्लस सी। तो x की हमें क्या मिली, एक फाइनाइट वैल्यू यहां पर मिलती है, इसीलिए इस इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं डेफिनेट या फाइनाइट इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें x की एक फिक्स वैल्यू यहां पर मिल रही है। ओके, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन ये है हमारे पास, q² c इंटीग्रेट करना है dq अंडर लिमिट 0 to q। ओके, इंटीग्रेट करें इसको, तो c तो कांस्टेंट है, बाहर चले जाएगा, अंदर बचा इंटीग्रेशन में 0 to q, q² बाय c नहीं बचा, इंटू dq। q² को आप q कंसिडर कर लें यहाँ पर, ये है 1/c, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा q²/2 और लिमिट 0 to q, कांस्टेंट बाहर 1/2c और इस q की जगह हम ये q² 0 to q लिमिट्स रख दें, तो 2c पहले अपर लिमिट q², फिर इस q की प्लेस पर लोअर लिमिट 0² और ये हो गया हमारा फाइनली q²/2c। ओके, ये एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला है, क्लास 12th में आपके काम आएगा, वहां पर मिलेगा आप लोगों को ये q²/2c। क्लियर है? तो कैसे हमको लिमिट्स के अंडर इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, -π/2 to π/2 sin x dx। इसको -π/2 से π/2 के अंडर हमें सॉल्व करना है। तो sin x का इंटीग्रेशन -cos x, माइनस तो बाहर चला जाएगा, अब बचा है हमारे पास लिमिट π/2 to π/2, माइनस और cos फिर से रखो, x की प्लेस पे अपर लिमिट π/2, फिर माइनस करेंगे और cos -π/2। ठीक है, अब ये माइनस है, cos 90 0 होता है, माइनस, ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस, और ये भी cos 90 करेंगे तो कितना आएगा, 0। फाइनली आंसर कितना आ गया, 0। तो -π/2 से π/2 के अंदर जब हमने sin x का इंटीग्रेशन किया तो वो हमें कितना मिला, 0 प्लस c। ओके, दिस इज द फाइनाइट इंटीग्रेशन। ओके, तो दो तरह के इंटीग्रेशन हमने स्टडी कर लिए हैं, एक में हमको x का कोई फिक्स फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रहा था और दूसरे में हमारे पास ये फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। तो इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस हो गया हमारा जिसमें हम एडिशन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक, डिफरेंशिएशन का ये पूरा रिवर्स प्रोसेस है। तो आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लेक्चर में हमने क्लास 11 क्लास 12 में आने वाले इंटीग्रेशन के सारे पार्ट को कंप्लीटली कवर कर लिया है। अगर कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें, बट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू।